हेलो दोस्तों आप एलएलबी कर रहे हैं या आप बीएलएलबी कर रहे हैं, आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। अगर मेरे दोस्तों आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 का सब्जेक्ट सिलेबस में है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है। आप अच्छे वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि सर इस सब्जेक्ट को पूरा करवाइए। कई बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर ये सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं है, यूट्यूब पे आपके चैनल पे करवा दीजिए। तो हम अब भारतीय न्याय संहिता की वीडियोस लेके आ रहे हैं। ये आज पहला लेक्चर है। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूंगा और साथ में क्राइम और क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ड्यूरेशन देखकर, टाइम देखकर भागना नहीं है, आराम से लेक्चर सुनना है। एक बार सुनना पड़ेगा, बार बार नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं तो पूरे यूट्यूब में बार बार सुनते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, पर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है। तो आ जाओ दोस्तों, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से, जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करूं तो ये इंडिया का ऑफिशियल क्रिमिनल लॉ है। भारतीय न्याय संहिता में डिफरेंट क्राइम्स की डेफिनेशंस दी गई हैं और उन क्राइम को करने वाले लोगों के लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई है। बीएनएस 2023 को आया। इससे पहले हमारे देश में इंडियन पिनल कोड 1860 लागू था, जो कि लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। इंडियन पिनल कोड बोले तो भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, कुछ प्रोविजन भी चेंज किए गए हैं। अब हमारे देश में कौन सा लॉ है? भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब बीएनएस 2023 ने क्या किया है, इसने इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया है और अब ये न्यू लॉ यहाँ पे आ गया है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं बीएनएस की, तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 11 अगस्त 2023 को सबसे पहले लोकसभा में बिल पास किया था। बीएनएस 2023 का बिल पास किया था। बाद में ये कुछ कारणों की वजह से बिल को विथड्रॉ करना पड़ा, वापस करना पड़ा। फिर उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को अगेन अमित शाह ने लोकसभा में बीएनएस 2023 का बिल पास कर दिया। अब लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद गया वो राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में वो 21 दिसंबर, लगभग 9 दिन बाद, पहले 12 दिसंबर 2023 को पास हुआ था, फिर 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने भी पास कर दिया। फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए गया, तो प्रेसिडेंट ने इसको 25 दिसंबर 2023 को असेंट भी दे दी। तो मैं आपको साथ बता देता हूं लिखकर हुआ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमित शाह द होम मिनिस्टर, अमित शाह introduced the भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 in Lok Sabha on August 11, 2023. What because of some reason this bill was withdrawn, इसे विथड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ, 12 दिसंबर 2023 को फिर से अमित शाह ने सेम बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 फिर से लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगेन ऑन 12 दिसंबर 2023 अमित शाह इंट्रोड्यूस दी भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 इन दी लोकसभा विद सम चेंजेस, कुछ चेंज किए और इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अब लोकसभा में बिल पास हो गया और लोकसभा में पास होने के बाद वो गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा ने लगभग 9 दिन के बाद, कब, 21 दिसंबर 2023 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा से भी ये पास हो गया।
अब जब राज्यसभा से पास हो गया उसके बाद उस बिल को एक्ट बनने के लिए जरूरत थी प्रेसिडेंट के साइन की, तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट ने भी 25 दिसंबर 2023 को इसको अपनी असेंट दे दी, और ये जो है भारतीय न्याय संहिता बिल था वो भारतीय न्याय संहिता एक्ट का रूप ले लिया, इसने एक्ट का रूप ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, 25 दिसंबर 2023 को ये एक्ट बन गया। अब इसको लागू करना था हमारी कंट्री में, तो लागू करने के लिए क्या था, इसी बिल के सेक्शन 1 में लिखा हुआ था कि ये जो बिल है उस दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, अब याद रखना, 1 जुलाई 2024 से पूरे कंट्री में लागू कर दिया है। मतलब दिस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1 2024, और 1 जुलाई 2024 के बाद पूरे देश में इसी को ही फॉलो किया जाता है। अब हमारे देश की जो भी कोर्ट है, कोई भी अगर क्राइम होता है, कहीं भी अगर क्राइम हो रहा है, तो इसी को ही फॉलो किया जाता है क्राइम की डेफिनेशन के लिए, क्राइम की पनिशमेंट के लिए। तो ये सारी इंट्रोडक्शन आपने भारतीय न्याय संहिता की याद कर लेनी है, आपकी नॉलेज के लिए है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स, जो भारतीय न्याय संहिता है BNS है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए है। इसमें आप पहली बात तो क्राइम्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप इसमें डेफिनेशंस ऑफ क्राइम पढ़ेंगे, डिफरेंट क्राइम्स पढ़ेंगे, जैसे चोरी, थेफ्ट हो गया, रेप क्या होता है, मर्डर क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप उनकी पनिशमेंट भी पढ़ेंगे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, आपके नॉलेज के लिए है। पनिशमेंट भी पढ़ेंगे। जो ये BNS है, इसकी रिगार्डिंग एक बात और आपने याद रखनी है कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। देखो, लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है जो किसी कोड को प्रोसीजर बताता है, तो प्रोसीजरल लॉ ये नहीं है। BNS प्रोसीजरल लॉ नहीं है, प्रोसीजरल लॉ BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसका नाम पहले CRPC था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो BNS है, जिसका नाम पहले IPC था, इंडियन पिनल कोड 1860, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इवन दो IPC से कुछ चेंजेस किए गए हैं, BNS में काफी चेंजेस भी किए गए हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो ये सारी कुछ आपने बेसिक नॉलेज अपने लिए रख लेना, इंट्रोडक्शन में आप लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अब हम शुरू करते हैं व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्राइम की डेफिनेशन की और साथ में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की, क्योंकि जो BNS है वो बेसिकली बेस ऑफेंसेस से डील करता है, उनकी पनिशमेंट से डील करता है। तो सबसे पहले हमें पता तो हो कि क्राइम का मीनिंग क्या होता है, क्राइम होता क्या है, और क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कैसे क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां भी कभी सोसाइटी होती है ना, तो एक बात याद रखना, वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी ए क्राइम, वहां पे क्राइम होता ही है। चाहे क्राइम कम हो ज्यादा हो, पर क्राइम होता है। इसका रीजन ये है ना कि सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, अलग अलग बिहेवियर के लोग रहते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग रहते हैं। जैसे कोई मान लो बड़ा गरीब है, जिसको खाना ही नहीं मिल रहा, तो हो सकता है वो पेट भरने के लिए चोरी करे, क्राइम करे। तो क्राइम होता ही होता है। मतलब इट इज मिथ टू थिंक ए क्राइमलेस सोसाइटी। ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि आप सोचो क्राइमलेस सोसाइटी होगी। जहां भी सोसाइटी होगी वहां क्राइम होगा ही होगा। इसलिए हमें क्रिमिनल लॉ की बड़ी जरूरत है, और क्राइम का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं क्राइम की मीनिंग की बात करूं, क्राइम की मीनिंग की बात करूं मेरे स्टूडेंट्स, तो क्राइम का सिंपल सा मतलब है एवरी अनलॉफुल एक्ट। जो भी एक्ट अनलॉफुल होता है वो क्राइम होता है। क्राइम मीन्स एवरी एक्ट विच इज अनलॉफुल। कोई भी एक्ट जो अनलॉफुल है वो क्राइम है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, क्राइम आल्सो मीन्स every act which is prohibited by law. Crime also means an act which is prohibited
बाय लॉ। क्राइम का मतलब क्या हुआ? क्राइम का मतलब हुआ हर प्रकार का एक्ट जो अनलॉफुल होता है वो क्राइम होता है। हर प्रकार का एक्ट जो कि लॉ ने प्रोहिबिट किया है करने के लिए वो भी क्राइम होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ एक्ट की। तो क्राइम में क्या होता है? आप कोई एक्ट करते हैं जो कि अनलॉफुल होता है, लेकिन एक्ट से काफी नहीं है। क्राइम जो है वो ओमिशन से भी होता है। क्राइम कैन आल्सो बी कमिटेड बाय इलीगल ओमिशन आल्सो। ओमिशन का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग विच वन इज बाउंड टू डू। ओमिशन का मतलब होता है कोई कार्य नहीं करना एक बंदे के द्वारा जो बंदा बाउंड था वो कार्य करने के लिए, जो बंदा बाउंड था वो कार्य करने के लिए। तो अगर एक बंदा बाउंड है, एक बंदे की ड्यूटी है कोई कार्य करने की और वो कार्य नहीं करता है तो भी क्राइम हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड को जो है एक होटल वालों ने रखा हुआ है स्विमिंग पूल के निगरानी करने के लिए, और उसको स्पेशली बोला गया है कि तेरे को 20,000 रुपया मंथ की सैलरी मिलेगी, पर तेरा काम एक ही है कि इस स्विमिंग पूल के पास बच्चे ना आए, बच्चे ना नहाए, कहीं बच्चा डूब ना जाए किसी का। अब सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी दी गई है कि उसको स्विमिंग पूल में बच्चों को आने से रोकना है और नजर बनाकर रखनी है। सपोज कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो सो जाता है अपनी ड्यूटी टाइम पे और कोई बच्चा वहां पे नहाने के लिए आता है, गलती से डूब जाता है, मर जाता है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने क्राइम किया है। इवन दो उसने कोई चाकू नहीं मारा किसी को, कोई गोली नहीं मारी, खुद जान नहीं ली किसी की, लेकिन उसने क्राइम किया है। कैसे किया है? बाई ओमिशन। उसने अपनी ड्यूटी का ओमिशन किया है, ड्यूटी का ओमिट की है। ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी थी ना, जो वो बाउंड था काम करने का जिसके लिए उसको पैसे मिल रहे थे, उसने उसको नहीं किया है तो भी क्राइम हो जाएगा। मतलब क्राइम के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? क्राइम जो है वो या तो अनलॉफुल एक्ट से हो सकता है या फिर वो इलीगल ओमिशन से हो सकता है। अनलॉफुल एक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई कार्य करना। एक्ट मीन्स टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति दूसरे को चाकू पेट में मारता है तो वो कार्य कर रहा है, या एक व्यक्ति दूसरे को गोली से शूट करता है तो वो एक्ट कर रहा है। वो सारे अनलॉफुल एक्ट है, क्राइम है। और अगर कोई व्यक्ति की कोई ड्यूटी है काम करने की और वो ड्यूटी अपनी नहीं फुलफिल करता, वो ओमिशन कर रहा है ड्यूटी का, तो इसको भी क्राइम ही माना जाएगा। जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे ना, अगर आप बुक से पढ़ रहे होंगे कहीं से भी, तो आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है आप। अब देखो, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक व्यक्ति है वो बहुत रिच है, उसने एक नर्स को हायर कर रखा है कि तूने मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, इनको डायबिटीज है, इनको बीपी है, तूने टाइम टू टाइम दवाइयां देनी है, इनको हार्ट पेशेंट है, दवाइयां देनी है। नर्स को जो है बंदे ने हायर कर रखा, बंदा उसको 20,000 रुपया महीने का देता है या 50,000 देता है, पर्सनल नर्स हायर की हुई है। अब नर्स क्या है, नर्स को सपोज किसी और बंदे ने पैसे खिला दिए और बोल दिया कि इनके माँ बाप को मार दो। अब नर्स ने क्या किया, दवाइयां देना ही बंद कर दी। तो नर्स की ड्यूटी थी दवाइयां देना, वो दवाइयां देना बंद कर देती है तो वो ओमिशन कर रही है, वो अपने काम से ओमिशन कर रही है, मतलब क्राइम कमिट हो जाएगा। अगर वो बंदे माँ बाप मर जाते हैं तो नर्स लाइबल होगी क्राइम के लिए। तो क्राइम में इलीगल एक्ट भी आता है, ओमिशन भी आता है। अब आप समझ गए क्राइम क्या है, सिंपल सा है, इसमें एक्ट भी आएगा, ओमिशन भी आएगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। 2 डेफिनेशन लिखूंगा मैं, आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस की, तो अगर आप ब्लैकस्टोन जी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे क्राइम क्या है। ब्लैकस्टोन बोलते हैं, ही डिफाइंड द क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। देखो 2 बातें आ गई ना। क्राइम कैसे होगा, एक एक्ट करने से होगा या एक एक्ट का ओमिशन करने से होगा, इन वायलेशन ऑफ द पब्लिक लॉ। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई एक्ट करते हैं लॉ को वायलेट करते हुए, या कोई आप एक्ट नहीं करते जो कि आपको करना चाहिए था, आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं वहां भी, तो आप क्राइम कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग, मतलब या तो कोई कार्य करने के लिए आपको मना किया गया था फिर भी आप वो कार्य करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, या फिर कोई कार्य करने के लिए आपको कमांड दी गई थी, आदेश दिया गया था आपको ये कार्य करना है और आप नहीं करते हैं तब भी आप क्राइम ही कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए जा रहे थे, उसको आदेश दिया गया था ये कार्य करना है तूने, और उसने नहीं किया, लापरवाही दिखाई,
तो क्राइम रिलायबल होगा। वैसे अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द क्राइम एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी कार्य जिसको लॉ पनिशमेंट देता है, कोई भी कार्य जो लॉ के अंदर पनिश्ड है वो क्राइम होगा। या फिर फॉरबिडन बाय लॉ, कोई भी कार्य जिसको लॉ करने के लिए मना करता है, कानून ने करने के लिए मना किया, वो क्राइम होगा। और एनी स्टैट्यूट, मतलब क्या हुआ, क्राइम का मतलब है कोई भी कार्य जो लॉ करने से मना करता है, कोई भी कार्य जिसके करने पे लॉ पनिशमेंट देता है, कोई भी कार्य जो अनलॉफुल है, वो क्राइम माना जाएगा। अब क्राइम हो गया, मीनिंग हो गया, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्राइम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो कुल मिला के 4 एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब अगर क्राइम करना है तो सबसे पहले एक इंसान का होना बड़ा जरूरी है। अगर इंसान नहीं है तो फिर क्राइम भी नहीं हो सकता। पुराने समय में क्या होता था ना कि जो एनिमल्स होते थे उनको भी पनिशमेंट की दी जाती थी, वो भी पनिश किए जाते थे और उनको भी एक एलिमेंट माना जाता था क्राइम का। लेकिन आज के टाइम पे एलिमेंट्स को पनिशमेंट नहीं दी जाती, एनिमल जो है उनको पनिश नहीं किया जाता। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता आपको काट लेता है तो क्या आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मतलब एनिमल जो है वो क्राइम नहीं कर सकता, क्राइम केवल ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। इसलिए क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना बड़ा जरूरी है, इंसान का होना बड़ा जरूरी है। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि अगर मान लो कोई पालतू जानवर है वो किसी को काट लेता है तो पालतू जानवर का जो मालिक होगा वो लायबल होगा, तो वहां भी मालिक लायबल होगा, इंसान लायबल होगा, जानवर को लायबल नहीं किया जाता क्राइम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या जरूरी है, देयर मस्ट बी एन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज द फर्स्ट एसेंशियल फॉर द कमिशन ऑफ क्राइम। विदाउट ह्यूमन बीइंग क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड। इवन दो इन द ड्यूरिंग द एशियन टाइम एनिमल वर आल्सो punished for the crime, they were also punished, वो भी सब्जेक्ट मैटर थे, वो भी एसेंशियल एलिमेंट माने जाते थे, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पहला एलिमेंट आ गया ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो अकेले से काम नहीं बनेगा। मान लो कि ह्यूमन बीइंग है, मैं हूं, तो मैं अगर क्राइम तो ना हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग का मेंजरिया होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड बोले तो बुरी नीयत, बैड इंटेंशन। इसको मेंटल एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं, मेंटल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग है तो उस ह्यूमन बीइंग का गिल्टी माइंड होना चाहिए क्राइम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं सोचूंगा कि मैंने तो यार XYZ को जान से मारना है। अब मेरे दिमाग में आ गया मैंने जान से मारना है, तो ये हो गया मेंजरिया। तो मेंजरिया होना भी बड़ा जरूरी है। अब एक बंदा है, वो मान लो उसके माइंड में मेंजरिया नहीं है उसका कोई भी। सपोज एक गांव में कुत्ता पागल हो गया, वो सबको काट रहा है, और मैं जो हूँ कुत्ते को मारने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं गोली चलाता हूँ कुत्ते पे, गोली कुत्ते को नहीं लगती बल्कि एक इंसान को लग जाती है, इंसान मर जाता है। अब इंसान को मारने का मेरा मेंजरिया नहीं था, मेरी इंटेंशन इंसान को मारने की नहीं थी, उसको हार्ट पहुंचाने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन कुत्ते को मारने की थी और सोसाइटी को बचाने की थी। तो मेरा मेंजरिया नहीं था इंसान को मारने का, इसलिए मैं लायबल भी नहीं होऊंगा। तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करना है तो मेंजरिया होना बड़ा जरूरी है। जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है, अब मेंजरिया अकेले से ही बात नहीं बनेगी, जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू डू सम एक्ट। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग है, उसका मेंजरिया है किसी को मारने का, फिर वो उस मेंजरिया को फॉलो करते हुए एक्ट कर देता है, वो एक अनलॉफुल एक्ट कर देता है। एक्टस रिया आल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मतलब क्या हुआ, एक्टस रिया मतलब एक्ट करना, एक्ट करने का मतलब ओमिशन से भी है। अगर जो आपकी ड्यूटी आप वो काम नहीं करते हो तब भी आप क्राइम कर रहे हो। तो 3 एसेंशियल हो गए क्राइम की। क्राइम करना है सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उस ह्यूमन बीइंग का मेंजरिया होना चाहिए, मतलब उसके दिमाग में आएगा कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, मैं बैंक में डकैती करना चाहता हूँ, या मैं किसी लड़की का रेप करना चाहता हूँ। फिर उसके अनुसार वो एक्ट करता है, तीसरे में वो एक्ट कर देता है। एक्ट में क्या होगा, वो अब कार्य करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं XYZ को जान से मार दूं,
अब मैंने क्या किया, मैं बंदूक लाया और बंदूक से मैंने शूट कर दिया, तो मैंने एक्ट कर दिया। और लास्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का वो होता है इंजरी, इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग, अनदर ह्यूमन बीइंग, अर्थात दूसरे इंसान को इंजरी पहुंचाना। अब ये इंजरी वाला पॉइंट है ना, ये जो फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट है ये क्राइम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो क्राइम ही नहीं होगा, ये नहीं होगा तब भी क्राइम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका मेंजरिया है, उसकी बैड इंटेंशन है एक्स वाई जेड को जान से मारने की, इसलिए जो इंसान है वो एक्ट करता है, एक्स वाई जेड के ऊपर शूट करता है, गोली चलाता है, लेकिन भगवान की कृपा से गोली एक्स वाई जेड को नहीं लगती, उसको इंजरी नहीं आती, वो बच जाता है भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये ह्यूमन बीइंग है इसको लायबल किया जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, अटेम्प्ट भी लायबल किया जाएगा। अगर मान लो गोली लग जाती तो क्राइम कंप्लीट हो जाता, मर्डर के लिए लायबल कर देते, पर अगर गोली नहीं लगी तो भी अटेम्प्ट के लिए लायबल किया जाएगा। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंजरी मस्ट कोज इन एवरी केसेस, इंजरी नहीं भी होती है तब भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, तब अटेम्प्ट का क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये चारों इसेंशियल एलिमेंट अगर होंगे तभी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा, अगर ये चारों इसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। इवन तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ऐसा है ना कि अगर ये नहीं भी होगा तब भी क्राइम हो जाता है, पर अटेम्प्ट वाला क्राइम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपने लिख ली हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। एक मैगजीम आपको याद रखनी है, एक मैगजीम है लैटिन में एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मैंसिट्रिया। इसका मतलब होता है, ये एक्टस नॉन फेसिट ह्यूमनिस मैंसिट्रिया की मैगजीन है ना, इसका डायरेक्ट मतलब है कि फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम देयर मस्ट बी मेंजरिया एंड एक्टस रिया। स्टूडेंट्स मैंने सारी वीडियो बना दी थी पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो हम यहाँ पहुंचे थे कहाँ पे, एक्टस नॉन फेसिट ह्यूमनिस मैंसिट्रिया। तो ये मैगजीन आपको जरूर लिखनी है। इस मैगजीन का मतलब ये है कि क्राइम करने के लिए मेंजरिया एंड एक्टस रिया दोनों होने चाहिए। फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रिया मतलब क्रिमिनल एक्ट एंड मेंजरिया मतलब क्रिमिनल माइंड। अगर कोई भी मिस है तो क्राइम कमिट नहीं हो सकता, ये मैगजीन बोलती है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसका मेंजरिया है कोई क्राइम करने का, वो इंटेंशन है कोई क्राइम करना चाहता है, वो किसी को जान से मारना चाहता है, पर वो कोई भी एक्ट नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, मन में सोचता है मैं जान से मारूंगा किसी को, पर काम कोई नहीं करता, गलत काम नहीं करता, तो हम उस बंदे को लायबल नहीं कर सकते किसी भी क्राइम के लिए, वो लायबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति है वो एक्ट कर देता है, कोई एक्टर्स लिया कर देता है, कोई एक्ट कर देता है, पर उसकी इंटेंशन वो काम करने की नहीं होती, उससे कोई गलत काम हो जाता है पर उसकी इंटेंशन नहीं होती है, मतलब मेंजरिया मिस होता है, तब भी हम बंदे को लायबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि उसे पता है कि गांव में जो है एक कुत्ता पागल हो गया है, वो सभी को काट रहा है, तो उसे लगता है कि लोगों का भला करने के लिए मुझे उस कुत्ते को जान से मारना पड़ेगा। वो कुत्ते पे गोली चलाता है, वो एक्ट करता है, पर उस गोली से बंदा मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है जिसको मारने की उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, मतलब एक्टसरिया तो था, एक्ट तो था, पर मेंजरिया नहीं था, तब भी हम उस बंदे को क्राइम के लिए लायबल नहीं कर सकते। तो क्राइम करने के लिए ये दोनों इसेंशियल का होना बड़ा जरूरी है, और ये दोनों इसेंशियल इस मैगजीन से ही निकले हुए हैं। ये जो मैगजीन थी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये किस केस में इस मैगजीन को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। तो एक केस था फोल्डर वर्सेस पेजेट, FOWLER वर्सेस पेजेट PADGET 1798 का केस है, इसमें इस मैगजीन को रिकॉग्नाइज किया गया था। ये जुडिशरी का क्वेश्चन भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चार इसेंशियल कंप्लीट होंगे तभी क्राइम होगा। मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि अगर मान लो मेंजरिया नहीं है तब भी क्राइम हो जाता है, तब भी हम बंदे को लायबल कर सकते हैं, या फिर एक्टसरिया नहीं है तब भी बंदे को हम लायबल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेयर मेंजरिया पे भी बंदा लायबल हो जाता है, या मेंजरिया नहीं होने पे भी बंदा लायबल हो जाता है। जब मेंजरिया ना हो तो बंदे की लाइबिलिटी बनती है ना, उसको नो फॉल्ट लाइबिलिटी बोलते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी।
ये हम आगे जो बीएनएस के बहुत सारे चैप्टर करेंगे, बहुत सारे प्रोविजन करेंगे, सारी जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो आपके लिए ये वीडियोस रामबाण होने वाली है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से वीडियो देखिए, आपको सारा क्लियर होगा। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9816634276 या फिर 9816492276। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी लिखना कैसे है। पर हमने जो नोट्स बनाए हैं वो अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। जैसे बीएनएस की लैंग्वेज काफ़ी टफ है, समझ नहीं आता लिखना कैसे है, तो हमारे जो नोट्स हैं काफ़ी इजी हैं, काफ़ी सिंपल है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आप नोट्स बाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप हमें एक काम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। कहाँ करना है मैसेज आपको? हमें आपको हमारे व्हाट्सएप पे आप पेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे मैं अपनी चैनल, अपने ऐप का लिंक डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये AIB के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ये AIB के लिए आपको फ़ायदा करेगी। अगर AIB की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी ये वीडियो आपको बेनिफिट देने वाली है। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।